एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्स के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके जूडियस यूज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट और सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या मुझे अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर यह रिसोर्स होता क्या है, यानी व्हाट इज़ रिसोर्स। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स, यानी हर एक वह चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेबल हो गया, आपका बल्ब हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगाया, और ट्री हो गया, डैम्स वगैरह हो गए, सेलफोन के टावर हो गए, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, जो भी चीज़ उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। यहाँ तक कि आप लोग आदमी यानी ह्यूमन को भी रिसोर्स के जैसे बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन भी क्या करते हैं, आपको नीड को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या फिर कोई भी आपके काम करने वाले वर्कर्स हो गए, सब क्या करते हैं, हमारी ज़रूरत को ही पूरा करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन को भी एज ए रिसोर्स देखते हैं। यानी हर एक वह चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, वह लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, जो हमारे नीड को फुलफ़िल करे और साथ ही साथ वह क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। यानी हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मदद से उसको हम लोग पा सकते हैं, उसको उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी क्या, वह हमारे हमारे मतलब इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर हो, यानी उसको हम लोग इकोनॉमिक तरीके से उसको पा सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। और कल्चरली एक्सेप्टेबल उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग अपने पैसे से, या फिर हमारे पास इतनी ताकत है कि उसको हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। या फिर मतलब वो इकोनॉमिकली हमारे हमारे लिमिट के अंदर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक वह चीज़ जो हमारे आसपास है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे रिसोर्स होते हैं, तो रिसोर्स का जो भी प्रोसेस होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें क्या है, उसमें इन्वायरमेंट के साथ साथ नेचर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन होता है साथ में। कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है वह, पहली बात तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तब तक वह रिसोर्स नहीं हो सकता जब तक क्या हो, ह्यूमन उसका यूज ना करे, उसको मॉडिफिकेशन ना करे, या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका कुछ इंटरेक्शन ना हो, यानी उसके साथ कुछ मेल मिलाव ना हो, या फिर उसके साथ कुछ उसका मतलब जुड़ाव ना हो, या फिर उसको हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन ना करें, तब तक वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोल है, कोल हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोल अगर ज़मीन के अंदर जब तक पड़ा हो, क्या तब तक हमारे लिए वह किसी काम का है, जब तक कि हम उसको क्या करें, टेक्नोलॉजी की मदद से ज़मीन से बाहर ना निकालें, उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से, या फिर मतलब जहाँ पे उसका प्लांट है वहाँ तक ना ले जाएं, और टेक्नोलॉजी की मदद से उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करें, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसके साथ ह्यूमन बीइंग का और टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन करने का मतलब कि जो भी आपके मशीनरी वगैरह यूज होते हैं, जो फैक्ट्री यूज होते हैं, या फिर जिसमें उसमें टेक्नोलॉजी में लगाने वाले जो भी आपके क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, या फिर जो भी मैनेजमेंट है, जब तक आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपस में एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक किसी रिसोर्स का हम लोग अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके उस रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, तो हम लोग क्विक यहाँ पे उतना इसमें ध्यान नहीं, मतलब इतना हम लोग ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप लोग हम लोग क्विक यहाँ पे बता देता हूँ मैं। सबसे पहले रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, ओरिजिन के बेसिस पे करते हैं, यानी क्या, वह रिसोर्स आया कहाँ से है। अगर वह रिसोर्स लिविंग थिंग्स से आया तो उसको हम लोग बायोटिक बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स से आया तो हम लोग उसको एबायोटिक बोलेंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स आने वाले तो क्या रिसोर्स हो गए,
तो जैसे आपके ट्रीज वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर एबायोटिक में क्या हो जाएगा, आयरन हो गया, या सब आपके क्या आएंगे, एबायोटिक चीज़ें में आएंगी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रिसोर्स है क्या वह ख़त्म हो सकता है या नहीं। तो अगर कोई रिसोर्स क्या है कि ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, कोई नया रिसोर्स उसको बना नहीं सकते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि उस रिसोर्स को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और ऐसे रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बार बार नए बनते रहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उस रिसोर्स का मालिक कौन है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 4 कैटेगरी के होते हैं आपके, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल में क्या जाएगा, जैसे मान लो कोई भी आपका कार है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। उससे कम्युनिटी का यानी कोई गांव वगैरह में कोई फील्ड वगैरह है, कोई टेम्पल वगैरह है, क्या है, कम्युनिटी का रिसोर्स है, ठीक है। नेशनल रिसोर्स का मतलब कि जो क्या हो, पूरे देश का रिसोर्स हो, पूरा देश यूज करता है उसको। इंटरनेशनल का मतलब कि पूरा दुनिया उसको यूज करता हो, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यह समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब कि कोई रिसोर्स किस हद तक डेवलप करके गया है, ठीक है। जैसे कोई रिसोर्स है, ठीक है, उसको जैसे कोल है, ठीक है, कोल है तो कोल को क्या करते हैं, कोल का मतलब हम लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या एक ही साथ हम सारे कोल को यूज कर लेते हैं, नहीं। हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास इतने अमाउंट में कोल हो, हम इतना यूज करते हैं उसका, इतना अभी भी हमारे पास क्या हो, स्टॉक में पड़ा हुआ हो। लेकिन बहुत सारे रिसोर्स ऐसे भी हैं जो रिसोर्स क्या हैं, जो एज अ रिसोर्स यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसको यूज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है अभी तक। जैसे आप लोग, जैसे बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, जिन्होंने मतलब ऐसे बोला है कि हम लोग हाइड्रोजन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी अभी उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई है। तो उसके पास क्या है, उसके पास पोटेंशियल है कि उसको एज ए रिसोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्स को हम लोग 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ठीक है। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है समझिएगा गौर से। पोटेंशियल हम लोग रिसोर्स उसको बोलेंगे जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्षमता हो कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग एज अ रिसोर्स उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी उसका टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डेवलप्ड का मतलब, रिसोर्स का मतलब क्या, कि वैसे रिसोर्स जो अवेलेबल भी है, उसका टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, उसका यूज भी हम लोग कर रहे हैं। और स्टॉक का मतलब क्या, कि वह रिसोर्स जिसका टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे इतना कोल है, ठीक है, इतना कोल का इतना हम लोग यूज करते हैं, इतना कोल हमारा क्या है, स्टॉक में, ठीक है। और रिजर्व का मतलब क्या, कि वैसे रिसोर्स जो क्या है, जो फ्यूचर में एज ए रिसोर्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, एज ए रिसोर्स यूज हो सकते हैं, यानी फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी आई तो उसको हम लोग एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की तरफ। अब देखिए, कोई भी रिसोर्स है तो रिसोर्स क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और लाइफ के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्स होते हैं वह हमारे लिए एक नेचर के गिफ्ट हैं। अगर लेकिन क्या है कि क्या सबके पास बराबर क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हर एक आदमी के पास सेम रिसोर्सेज अवेलेबल है, नहीं। कोई आदमी है उसके पास क्या, उसके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है। जैसे कोई आदमी उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, यानी उसके पास कार भी है, घर भी है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, हर एक चीज़ है उसके पास, ठीक है। लेकिन कोई आदमी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यानी क्या कि रिसोर्सेज जो हैं वह क्या है, हर एक आदमी के पास सिमिलर नहीं है, ठीक है। वैसे ही हर एक कंट्री के पास भी रिसोर्सेज या फिर हर एक एरिया के पास भी रिसोर्सेज सिमिलर क्वांटिटी में या सिमिलर सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास रिसोर्स होता है, यानी वैसे आदमी जिसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, उसको हम लोग रिच कैटेगरी में उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। वैसे आदमी जिसके पास रिसोर्स नहीं है उसको हम लोग पुअर बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि रिसोर्स जो है कंट्री वाइज भी अलग अलग क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड या एरिया वाइज भी अलग अलग क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसके पास क्या हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं, और किसी कंट्री के पास बहुत कम रिसोर्स है, तो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है, या कंट्री क्या करता है, उस रिसोर्स को बहुत ही मतलब
मतलब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से क्या करता है, यूज करता है। यानी उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो जितना मर्जी चाहे उतना यूज करते जा रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कंट्री को या फिर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है आपके जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज है उसका एमिशन होगा। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कैसे होता है, तो पेट्रोल वगैरह हो गए तो व्हीकल चलते, तो क्या है वो हम लोग रिसोर्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज कर रहे हैं। रिसोर्स से हम लोग जो हार्मफुल गैसेज है उसको रिलीज कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से यूज नहीं करने का हमको नुकसान भी झेलने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, रिसोर्स को सही तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। तो रिसोर्स को सही तरीके से डेवलपमेंट करने के हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन बहुत सारे बार आप लोग पढ़े होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट जो क्या हो, जो बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स से जो अवेलेबल हैं, यानी कि हम लोग रिसोर्स का यूज करें लेकिन इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए और फ्यूचर जनरेशन को नीड को बिना कंप्रोमाइज़ किए रिसोर्स का यूज करते हैं, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी हम लोग क्या करें, हम लोग डेवलपमेंट इस तरीके से करें, हम लोग रिसोर्स का इस तरीके से यूज करें कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स बचा रहे ताकि वो लोग भी क्या करें, यूज करें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को यानी रिसोर्स को हम लोग किस तरीके से यूज करें, इसके लिए बहुत सारे समिट हुए। जैसे 1992 में रियो डी जेनेरियो एक शहर है आपका ब्राज़ील में, वहाँ पे समिट हुआ जहाँ पे उन लोगों ने बोला कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, और 21st सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वह इन्वायरमेंट को बचाने के लिए की जानी चाहिए, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, मीटिंग किया। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक एजेंडा सेट किया। ठीक है, यानी 21st सेंचुरी में हम लोग किन किन चीज़ों को बढ़ावा देंगे और किन किन चीज़ों को रोकेंगे, किन किन चीज़ों को हम पे ध्यान देना चाहिए, उसी के लिए उन्होंने क्या किया, एजेंडा 21 सेट किया। ठीक है, और वहाँ पे 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुआ था उसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ, ठीक है, कब हुआ था, 1992 में। यहाँ पे क्या किया गया था, तो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे गोल्स सेट किए गए थे जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। बस इसमें इतना ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी यानी UNCED भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए 21st सेंचुरी में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे उसके लिए उन्होंने गोल सेट किया जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। बस, ठीक है। ना आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। हमने क्या देखा कि रिसोर्स जो है वह हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। रिसोर्स का सही तरीके से यूज भी किया जाना चाहिए, लेकिन सही तरीके से हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, यानी रिसोर्स को सही तरीके से हम लोग प्लान करके हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपने अभी देखा कि रिसोर्स जो है वह अलग अलग एरिया में अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं ही नहीं या बहुत कम है। बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, किसी एरिया में बहुत कम क्वांटिटी में, किसी एरिया में है ही नहीं। तो हम लोग अगर सही तरीके से उस रिसोर्स का यूज ना करें तो हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिल जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो झारखंड और उड़ीसा वाला जो एरिया है वहाँ पे आपके आयरन कोल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही हरियाणा पंजाब वाला एरिया वहाँ पे आयरन कोल नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग रिसोर्स का अगर सही तरीके से यूज ना करें तो क्या हो सकता है कि जहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है उन लोगों को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं वो लोग क्या करेंगे। तो यही होता है कि हम लोग क्या करें, रिसोर्स को प्लान करके, यानी किसको कि जितना ज़रूरत हो, जिसको जिस टाइम पे जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग देने का कोशिश करेंगे।
तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रिसोर्स को सही तरीके से प्लान करके, यानी जिस एरिया को जितना ज़रूरत हो, जिस टाइम पे जितना ज़रूरत हो, उसको हम लोग क्या करें उस हिसाब से यहाँ पे रिसोर्स को प्लान तरीके से करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहाँ पे आपका जो पानी का जो कमी है उसको हम लोग सही तरीके से टैकल कर सकें। बहुत सारी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे वाटर है ही नहीं, तो हम लोग रिसोर्स को प्लान तरीके से प्लान करके उसको अच्छे से प्लानिंग करके एक जगह दूसरे जगह अवेलेबल कराएं, जूडियस तरीके से उसको यूज करें, सही तरीके से उसको यूज करें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है आइए उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास रिसोर्स कहाँ कहाँ किस किस क्वांटिटी में और किस किस क्वालिटी के अवेलेबल हैं। उसके लिए हम लोग सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी को उसके क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पहले पता लगाएंगे कि किस एरिया में कितने क्वांटिटी में किस मात्रा में कितना किस क्वालिटी का रिसोर्स अवेलेबल है, उसका हम लोग सर्वे मैपिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे हम लोग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो इसमें हम लोग क्या करेंगे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज करके वहाँ पे जो रिसोर्स डेवलपमेंट है, यानी रिसोर्स को कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं और दूसरे जगह कैसे उसको पहुँचा सकते हैं, इसका हम लोग टेक्नोलॉजी का या फिर हर एक चीज़ का वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे। और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपके रिसोर्स हैं, जो डेवलपमेंट प्लान हम लोग ने बनाया है, यानी जिसको जितना चाहिए उसको उस हिसाब से हम लोग पहुंचा देंगे, ठीक है। यानी क्या हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी से उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद जो हमारे प्लान बनाया है कि किस एरिया को कितना देना है उस एरिया में हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसको हम लोग नेशनल प्लान यानी नेशनल डेवलपमेंट के साथ, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ उसको हम लोग मैच करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग ऐसे काम करती है। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग सिंपल सा है, रिसोर्स को प्लान्ड तरीके से, यानी रिसोर्स जो अवेलेबल है हर एरिया में इक्वल अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम लोग प्लान करके हर एक एरिया में, यानी सबको बराबर बराबर मिले, सबको रिसोर्स का बराबर फ़ायदा मिले, इस तरीके से हम लोग रिसोर्स का यूज करें। वह कैसे पॉसिबल है, तो प्लानिंग करके पॉसिबल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को हमने देखा कि रिसोर्स इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको हम लोग सही तरीके से प्लान करके यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग को रिसोर्स का कंजर्वेशन भी करना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिसोर्स ज़रूरी है। साथ ही साथ तो क्या करना चाहिए हमको, रिसोर्स का कंजर्वेशन भी करना चाहिए। जो हमारे गांधी जी थे उनका एक कोट है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि हमारे पास, यानी हमारे पूरे अर्थ पे या हमारे इंडिया में मतलब इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि वह हर एक आदमी के नीड को पूरा कर सकता है, यानी उसके ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लालच को, उसके ग्रीड को कभी पूरा नहीं कर सकता है। कोई लालची आदमी होगा, उसके लालच को कभी पूरा किया जा सकता है क्या? उसको अगर मान लो कोई एक चीज़ मिल गया तो उसके मन में और लालच आएगा कि और मिले और मिले और मिले, उसको कभी लालच उसका ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लैंड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा लैंड है, यानी हमारी जो ज़मीन है, वह भी तो हमारे लिए एक रिसोर्स है, वह भी तो हमारे लिए बहुत सारी यूजफुल मतलब यूज में आती है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे वह क्या करती है, वो नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्टेशन को, इकोनॉमिक कम्युनिकेशन सिस्टम को, सबको सपोर्ट करती है। तो लैंड हमारे लिए क्या है, एक लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्स जो इंडिया में है उसको हम लोग मतलब जो भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में, बेसिकली मेनली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और आइलैंड में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 4 कैटेगरी है, लेकिन 3 कैटेगरी मेनली है। आइलैंड्स वगैरह भी आपके प्लेन्स एरिया में और इन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंडिया में जो है वह आपका 43%, जो 43% लैंड है वह आपका प्लेन एरिया में आता है, और जो आपके माउंटेन्स हैं वह आपके 30% अवेलेबल हैं, ठीक है। और आपके 27% जो आपके पार्ट हैं वह आपके प्लेट्यू में आते हैं, ठीक है।
तो आपके जो प्लेन एरिया है वह क्या करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पहले क्लासों में, प्लेन एरिया जो है वह इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। माउंटेन्स वगैरह हैं वहाँ पे बहुत सारे पेरेनियल रिवर का फ्लो होता है। पेरेनियल का मतलब कि जो हमेशा सदाबहार रिवर होते हैं, मतलब हमेशा बहते रहते हैं। वहाँ पे टूरिज्म वगैरह होती है, ठीक है, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में इस तरीके से वह हेल्पफुल है। उसके बाद आपके जो है प्लेटी वाले रीजन है, प्लेटी वाले रीजन में आपके मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में जो लैंड रिसोर्स हैं सबसे ज़्यादा क्या है, तो प्लेन्स हैं, फिर आपके बाद आते हैं माउंटेन्स, फिर आपके होते हैं प्लेट्यू। ये आपके सीक्वेंस आप लोग याद कर दीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दें। तो देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, यानी लैंड को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैसे यूटिलाइज करते हैं, यानी यूजेज के बेसिस पे हम लोग लैंड को किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमने ट्रोपोग्राफी का मतलब कि बनावट के हिसाब से लैंड को 3 पार्ट में हमने बांटा था, माउंटेन्स में, प्लेन्स में और प्लेट्यूज में। लेकिन यूजेज के बेसिस पे, यानी लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लैंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो है आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट तो आपको सबको पता ही होगा, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल, वहाँ पे जहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे। नाउ इन चारों में हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया एक है, एक फैलो लैंड है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन है, ठीक है। 4 कैटेगरी है यहाँ पे, चारों को समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लो एक आदमी है, उसने क्या किया, उसका यह खेत है, ठीक है, समझिएगा, उसका यह खेत है, वहाँ पे वह उसने क्या किया, कोई फसल उगा दिया, जैसे धान की खेती वहाँ पे समझिए कि उसने आपका राइस का या पैडी की खेती यहाँ पे उसने कर दी। वह लगातार कर रहा है, धान को काटा उसने उसने गेहूँ उगाया, फिर दूसरा कोई क्रॉप उगाया, लगातार यानी उस लैंड का वह यूज कर रहा है। तो वह किस कैटेगरी में आएगा, वह आपका आएगा नेट सोन एरिया के कैटेगरी में, ठीक है। समझ में आया, यानी उस खेत पे लगातार वह आदमी फसल उगा रहा है हर सीजन में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट सोन एरिया के कैटेगरी में वह आएगा। आया समझ में। उसके बाद एक सिचुएशन क्या होगा कि जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, उसके पास खेत है, वहाँ पे फसल हो सकती है, उग सकती है, लेकिन वह आदमी क्या किया, किसी कारणवश, हो सकता है उसके पास उस समय पैसा ना हो, कोई और कारण हो, उसका पास टाइम ना हो, उसने क्या किया, खेत में कोई क्रॉप नहीं उगाया, ठीक है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो वह किस में आएगा, वह आएगा फैलो। फैलो का मतलब होता है खाली, वह करंट फैलो वाले लैंड में आएगा। फैलो में किस में आएगा, करंट फैलो में, यानी अगर वह अनकल्टिवेटेड 1 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, उसको हम लोग बोलेंगे करंट फैलो लैंड। फसल उगा रहा है नेट सोन एरिया में, अगर उसने 1 साल के लिए छोड़ दिया, वह किस में आएगा, करंट फैलो में, ठीक है। अगर उसने उसी लैंड को 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिया, यानी वह उसने 4 साल 5 साल के लिए ऐसे ही लैंड को छोड़ दिया, उसमें कोई फसल उगा ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अदर देन करंट फैलो में, लैंड वाले में, ठीक है। यानी वह भी फैलो लैंड ही है, लेकिन वह क्या है, करंट फैलो नहीं है, वह करंट फैलो से अलग है, क्योंकि वह 1 से ज़्यादा साल के लिए क्या है, ऐसे ही खाली पड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि वह आदमी है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने उस लैंड को ऐसे ही फैलो छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस जो है अपने आप ही ऐसे ही उग गई, और वह ग्रासेस जो है ग्रेजिंग के लिए या किसी दूसरे जानवर के पास्चर के लिए यूज हो रही हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह तो फैलो रहा नहीं, यानी उस आदमी के लिए तो वह फैलो है, उसने छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे ग्रासेज अपने आप उग गई, उसका यूज जानवर कर रहे हैं या फिर चारे के लिए दूसरे जानवरों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वह किस में आ जाएगा, वह अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के ए वाले पार्ट में, यानी परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड वाले पार्ट में आएगा। यानी वहाँ पे वह आदमी क्रॉप वगैरह नहीं उगा रहा है, वहाँ पे वह क्या कर रहा है, घास वगैरह को या ग्रेजिंग पास्चर के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है कि कोई आदमी क्या कर रहा है, वहाँ पे आपका प्लांटेशन वगैरह कर रहा है या फिर कोई क्रॉप वगैरह उगा रहा है, जो कि क्या है, जो आपके मतलब लगातार हर सीजन में वह नहीं उगा पा रहा है, ठीक है। जैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में जो खेत होते हैं, ऐसे खेत हो गए, ठीक है, खेत के जो आपके चारों तरफ होते हैं ऐसे छोटे छोटे कुछ लैंड के पार्ट होते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पेड़ वगैरह उगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फसल वगैरह उगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ क्या है, पेड़ वगैरह उन लोगों ने लगा दिया। तो यह जो आपके चारों तरफ वाले जो लैंड है, यह किस में आएंगे, तो यह आपके इस वाले कैटेगरी में, सेकंड वाले कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद
जो लैंड है इसको 1 से 5 साल के लिए छोड़ा तो इसमें क्या आएंगे, इस वाले कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया, ठीक है, 5 साल के 6 साल 7 साल के लिए उसने छोड़ दिया, तो वह किस कैटेगरी में आएगा, तो वह आपके कल्चरेबल वेस्टलैंड में आएगा। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब कि वह लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्रॉप वगैरह उगाए जा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा समय तक के लिए वहाँ पे कोई फसल वगैरह नहीं उगाया जा रहा है अब तक, तो वह कल्चरेबल वेस्टलैंड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे नेट सोन एरिया, फैलो लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को समझ लिया, फॉरेस्ट तो समझ ही गए हैं। बचा आपका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपके लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी वैसे लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो, यानी कोई लैंड है वह अनफर्टाइल है, बैरन है, ऐसे ही वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, उस पर कोई फसल हो ही नहीं सकती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बैरन लैंड के कैटेगरी में डालेंगे। और वैसे लैंड जहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह रोड वगैरह बन गए, उसको हम लोग बोलेंगे लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री वगैरह। ठीक है, तो पाँचों चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद इंडिया में यह जो आपके 5 कैटेगरी के लैंड है या कितने कितने परसेंट में अवेलेबल है, उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 डाटा दिया गया, एक आपका 1961 का और एक आपका यहाँ पे 2014 और 15 का। ठीक है, तो 1961 में फॉरेस्ट वगैरह जो बैरन अनकल्टिवेटेड लैंड है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज है, उसका जो आपका डाटा वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा आपका जो एरिया है वह एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे, और फॉरेस्ट जो है यहाँ पे 18% है, यहाँ पे 23%, यानी फॉरेस्ट का जो लैंड है 1960 और 61 से और 2014-15 में यह क्या है, थोड़ा इंक्रीज किया है। और इसमें भी आपके चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी क्या, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज में भी हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया ही है, यहाँ पे हमको नेट सोन एरिया को देखने को ही मिलेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे इस वाले कैटेगरी को हमने एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज बोला था, नहीं, यह नेट सोन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो लैंड का यूज है, यानी जो हम लोग लैंड को यूज करेंगे, किस एरिया में हम लोग लैंड का यूज किस तरीके से करते हैं। हमने लैंड का यूज देखा कि हम लोग 5-6 कैटेगरी में हम लोग तरीके से कर सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए, नेट सोन एरिया के लिए। तो वह किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपका पहला तो फिजिकल फैक्टर, यानी पहला जो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आते हैं, ट्रोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट। ठीक है, अगर किसी एरिया में आपका ट्रोपोग्राफी प्लेन एरिया वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे नेट सोन एरिया ज़्यादा होगा। कोई मान लीजिए माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया में क्या हो जाता है, माउंटेनियस एरिया में वहाँ पे उतने एग्रीकल्चर नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह वाले ज़्यादा होंगे। तो आपका जो है लैंड का हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो पहला आपका ट्रोपोग्राफी, दूसरा जो होता है क्लाइमेट, और तीसरा जो होता है आपका सॉइल किस प्रकार का है, इस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, कैपेसिटी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, कल्चर एंड ट्रेडिशन हो गए। जैसे मान लीजिए कोई आपका अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, वहाँ पे लैंड जो आपके होंगे वो आपके रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वहाँ पे, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह होगा, इंडस्ट्री वगैरह होंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे लैंड का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कैपेबिलिटी यानी वहाँ पे क्षमता वगैरह है कि नहीं, कल्चर ट्रेडिशन वहाँ का कैसा है, इन सब चीज़ों पे क्या करता है, लैंड का यूज का जो पैटर्न है वह डिपेंड करता है। नाउ हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में जो है, इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न क्या है। तो आपको पता है कि इंडिया का जो एरिया है वह 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो 93% लैंड है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। ऐसा क्यों है, तो आपके जो आसाम वगैरह वाले नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो पार्ट है, वहाँ पे अभी तक फुली तरीके से उसको मतलब रिपोर्ट नहीं किया गया कितना एरिया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर आपका जो चाइना वाला है, अक्साई चीन वगैरह वाला एरिया, वहाँ पे उतने मतलब लैंड का मैपिंग वगैरह, सर्वे वगैरह नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोग 93% लैंड को ही यूज कर पाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे आपके जो लैंड यूज का पैटर्न है वह अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से। जैसे पंजाब हरियाणा है, वहाँ पे जो आपका
जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पे जो आपका 80% लैंड है, ठीक है, उसको वह क्या करते हैं हम लोग यूज कर पाते हैं, या फिर उसको अच्छे तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर के लिए या रहने के लिए यूज कर पाते हैं। बाकी जो 20% लैंड है वह ऐसे ही अनयूजेबल है। लेकिन जो आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार वाले एरिया है, वहाँ पे आपके क्या है, वहाँ पे आपके नेट जोन एरिया में बस 10% ही आते हैं। यानी पंजाब में जहाँ तक हम लोग 80% एरिया को एज मतलब नेट जोन एरिया यूज कर रहे हैं, यानी वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, वहीं आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में बस 10% कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको पता है कि जो पंजाब वाले हरियाणा वाले जो एरिया है वहाँ पे वह प्लेन एरिया है, ठीक है, लेकिन जो आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर वाले एरिया है, या आपके क्या है, या आपके माउंटेनियस एरिया है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा ही होते हैं, तो वहाँ पे नेट जोन एरिया क्या है, कम है। यानी इंडिया में हर एक स्टेट में इक्वल अमाउंट में आपके नेट जोन एरिया अवेलेबल नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। और एक बात बताओ, पंजाब हरियाणा में आपके 80% है, लेकिन यूपी में क्या होगा? यूपी में आपका ज़्यादा होगा या कम होगा? लेकिन देखिए यूपी में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है वहाँ पर नेट जोन एरिया पंजाब हरियाणा से परसेंटेज में कम हो, मतलब अमाउंट में ज़्यादा होगा लेकिन परसेंटेज में कम होगा ना। हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना या फिर किसी चीज़ का खराब होना। तो लैंड जो होता है वह डिग्रेड भी होता है, यानी लैंड जो पहले हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। क्या क्या कारण है डिग्रेडेशन के? तो पहला जो आपका है एफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, ओवर इरिगेशन है। ये डिफॉरेस्टेशन तो आपको पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन होने से यानी पेड़ पौधे काटेंगे तो पेड़ पौधे के जो आपके रूट्स होते हैं वह आपके सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन कम होता है, तो लैंड डिग्रेड कम करता है। ओवर ग्रेजिंग वगैरह करेंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारा लैंड सॉइल इरोजन होगा, तो उसके चलते लैंड हमारा डिग्रेड करेगा। माइनिंग एक्टिविटी वगैरह से भी करता है। ओवर इरिगेशन करेंगे, अगर हम लोग ज़्यादा इरिगेशन कर देंगे तो वहाँ पे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वह आपके नीचे चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो आपके क्रॉप वगैरह हैं वह क्या करेंगे, सॉरी, जो आपका वाटर है वह वहाँ के सैलिनिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, तो वह क्रॉप के लिए क्या होगा, हार्मफुल होने लगेगा वहाँ का जो लैंड है, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन से भी क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन है। जहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए जहाँ पे अलग अलग ओवर ग्रेजिंग से, माइनिंग से, ओवर इरिगेशन से क्या होते हैं आपके लैंड डिग्रेड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और हम लोग वैसे ही हम लोग लैंड का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो कंजर्वेशन करने के लिए क्या, तो डिफॉरेस्टेशन है तो हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे कंजर्वेशन के लिए, ओवर ग्रेजिंग को रोकेंगे, माइनिंग को रोकेंगे, ओवर इरिगेशन को रोकेंगे, ठीक है। नाउ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे और आगे सॉयल और सॉयल के टाइप के बारे में अगले पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा, ठीक है, और इसके पार्ट 2 में हम लोग आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें, और चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।